हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू सुनील सर की क्लास। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है पूजा एकेडमी के चैनल पर। बच्चों फिर से मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने एक नया लेक्चर लेकर, जो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से है। पिछला लेक्चर हमने समझ लिया था कि किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें जर्नल एंट्री करनी है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा इनके लेजर बनाना, बताऊंगा कि किस तरह से इनके अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो चलते हैं बच्चों टॉपिक पर। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, यदि हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल पूजा एकेडमी। अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, पूजा एकेडमी को ही सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबके लिए वीडियोस हैं, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चलने वाला है, ध्यान रखना, पूरे वीडियो में बने रहोगे। आपको आज के आज ही जनरल एंट्री समझ में आ जाएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के अंदर किस तरीके से हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से अच्छे अच्छे पॉइंट सेलेक्ट करके लाया हूं, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी, ठीक है। पहले मैंने उनको सिलेक्ट किया है उन पॉइंट को, ताकि मैं आप लोगों को उसे समझा पाऊं। आप लोगों को हर पॉइंट स्क्रीन पे दिखेगा और उसका सॉल्यूशन मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। मेरे पास बुक है, बुक से क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं हम टॉपिक पे। क्वेश्चन में क्या रखा है, व्हाट जनरल एंट्रीज वुड बी पास्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑफ अ पार्टनर्स ए एंड बी। क्वेश्चन में क्या रखा है, ए और बी एक दोनों पार्टनर्स है, उनका फर्म डिसॉल्व हो रहा है, ऐसे केस में जनरल एंट्री कैसे पास करनी है। आफ्टर वेरियस असेट्स अदर देन कैश, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, जहां उन्होंने सारे असेट्स कैश को छोड़कर एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। उन्होंने क्या किया है, जब फर्म को डिसॉल्व करने गए ना, तो उन्होंने सारे असेट्स और थर्ड पार्टी की लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में समझाया था कि सबसे पहले जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है तो सबसे पहले असेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाता है। तो आपको यहां पे ना याद रखना, आपको यहां पे ना ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि ट्रांसफर के बाद की एंट्री करनी है। ए और बी पार्टनर थे, फर्म डिसॉल्व कर रहे थे, उन्होंने असेट्स को और लाइबिलिटीज को ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो आपको यहां पे ट्रांसफर की जनरल एंट्री नहीं करनी, ये माइंड में फिट कर लेना। अब आगे पढ़ते हैं। अब जब ट्रांसफर की एंट्री नहीं करनी, तो आगे अब जो किसकी एंट्री होगी, अब रियलाइज की एंट्री होगी। तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि ए टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। क्या कह रहा है, मैं यहां पे थोड़ा ना क्या करूंगा, मैं आप लोगों ने एक पिक्चर बना बना के समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। यहां क्या रखा है, ए टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक, ये ए है, ठीक है, ये ए है। ए ने क्या किया, ए टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक, इसने क्या किया, जो फर्म का स्टॉक था ना उसका 50% पार्ट जो है टुक ओवर कर लिया, ले लिया एट अ डिस्काउंट ऑफ, और ये 50% पार्ट कितने डिस्काउंट पे लिया है, डिस्काउंट ऑफ 20% डिस्काउंट पे लिया है, फुल स्टॉक। रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। बाकी बचा हुआ स्टॉक जो है ना, या रिमेनिंग जो स्टॉक है, रिमेनिंग स्टॉक जो है ना, वो क्या किया गया है, बेचा गया है, सोल्ड आउट किया गया है फर्म के द्वारा, ठीक है। ये बिका है कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 30% प्रॉफिट पे, ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात हमें ये तो देखना होगा ना कि स्टॉक की वैल्यू कितनी है। तो आप ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक गिवन इन द बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन इज 4 लाख। स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 4 लाख, 4 लाख रुपए का स्टॉक था। अब हम समझते हैं, मैंने एक पिक्चर बना दिया यहां पे, अब आपको समझने में आसानी होगी बच्चों। 4 लाख का स्टॉक था, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने टुक ओवर कर लिया कितना, 50% ऑफ स्टॉक। 50% ऑफ स्टॉक का मतलब कितना हो गया, इस 4 लाख का 50% निकालोगे तो 2 लाख हो गया। मेरे बच्चों आप लोग को अच्छे से समझाने की कोशिश करना, ध्यान रखना, 2 लाख का स्टॉक हो गया, ठीक है। इस 2 लाख के स्टॉक को ए ने टुक ओवर किया, लेकिन कितने परसेंट डिस्काउंट पर,
20% डिस्काउंट पे, तो लेस कर देंगे डिस्काउंट 20%। तो इसका 20% यदि हम निकालते हैं तो मेरे ख्याल से 40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 40,000 हम लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,60,000। इसका मतलब ए को ये स्टॉक कितने का पड़ा होगा 1,60,000 का, यानी ए इस स्टॉक को कितने में ले गया होगा 1,60,000 का। आपको ना हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा रियलाइज वैल्यू देखनी है कि आखिर वो स्टॉक कितने में रियलाइज हुआ। तो ए ने ले लिया ना, आपको मैंने बताया था यदि कोई पार्टनर टुक ओवर करता है तो उसके कैपिटल अकाउंट से ट्रीटमेंट की जाएगी, और यदि फर्म करती है तो कैश या बैंक से दिखाया जाता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया। जो स्टूडेंट इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे फर्स्ट लेक्चर जाकर जरूर देखें, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये 1,60,000 से रियलाइज हुआ है, तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी, इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, कौन ले गया ए ना, क्या लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से ले गया 1,60,000 से, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने इस तरह से स्टॉक को लिया है। ठीक है, अब आते हैं क्या टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,60,000 से, तो ये हमारी इसकी एंट्री हो गई। अब बचे हुए पार्ट के बारे में सोचना है। बचा हुआ पार्ट क्या हुआ है, रिमेनिंग जो स्टॉक है, रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा होगा, देखो 4 लाख में से 50% तो ए ले गया, तो 50% बच गया होगा, यानी कितना 2 लाख। तो रिमेनिंग पार्ट जो 2 लाख है वो 30% प्रॉफिट पे सोल्ड आउट किया गया, तो 30% प्रॉफिट पे सोल्ड आउट किया गया, तो ये 2 लाख कितने में गया होगा, प्रॉफिट ऐड कर देंगे 30%, 30% मीन्स कितना हो गया 60,000, यानी 2,60,000 का रियलाइज हुआ है ये रिमेनिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो ये कितने में सोल्ड आउट हुआ होगा 2,60,000। अब देखो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये तो फर्म ने सोल्ड आउट किया है ना, तो फर्म ने सोल्ड आउट किया है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मेरे बच्चों असेट्स का नाम नहीं आता है क्योंकि सारे असेट्स कहां ट्रांसफर किए जा चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। तो अब आपका जनरल एंट्री जो भी आएगा उसमें क्या नाम आएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक क्यों आया बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, बैंक इसलिए आया क्योंकि ये फर्म ने रियलाइज किया है। जब फर्म रियलाइज करेगी तो फर्म को क्या मिल रहा होगा, फर्म को मिल रहा होगा पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना मिला होगा, आपको हमेशा रियलाइज वैल्यू देखनी है कि कितने से रियलाइज हुआ है 2,60,000। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पॉइंट क्या कह रहा था। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या रखा है, डेटर्स रुपीज 2,64,000। ठीक है, मैं सेकंड पॉइंट आप लोगों को यहां दिख रहा होगा, यहां पे दिख रहा होगा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट वो लिखा है डेटर्स 2,64,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 24,000, रुपीज 48,000 ऑफ द बुक डेब्ट्स प्रूव्ड बैड। आप जरा ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है, बस हमें समझना है कि हमारे पास एक डेटर्स है, एक डेटर्स है। डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना होता है, ये डेटर्स हमारे पास, इनसे मुझे पैसे लेने हैं, यानी फर्म को पैसा रियलाइज करना है। डेटर्स कितने का है 2,64,000 का डेटर्स है, और एक प्रोविजन बना हुआ है, इस पे प्रोविजन भी बना हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 24,000। सबसे पहली बात बता दूं, प्रोविजन तो हमारी ट्रांसफर हो गई होगी, ये तो ऑलरेडी ट्रांसफर हो गई होगी कहां, रिलायसन के डेबिट साइड में, क्योंकि प्रोविजन हमारी लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज तो हमारी ट्रांसफर हो गई होगी। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि प्रोविजन रियलाइज नहीं होता, प्रोविजन तो आपने खुद क्रिएट किया है ना उस डेटर्स पर। तो ये तो हमारा कहां ट्रांसफर हो गया होगा, रिलायसन के डेबिट साइड में, क्योंकि हमने जब लाइबिलिटीज ट्रांसफर की होगी तो ये प्रोविजन ट्रांसफर हो गया होगा। तो इसके बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि बच्चा गलती कर दे। आपको तो ध्यान रखना है, प्रोविजन तो हमारी लाइबिलिटीज होती है, और प्रोविजन तो हमने खुद क्रिएट की थी, तो प्रोविजन तो हमारी लाइबिलिटीज है, तो वो तो हमारी ट्रांसफर हो ही चुकी है, तो इसकी तो कोई जनरल एंट्री में कोई काम ही नहीं है। आगे चलते हैं, लेकिन 2,64,000 मिलना चाहिए था, उसमें हमारा बैड डेब्ट्स हो गया है, लिखा है ना 48,000 बुक डेब्ट्स प्रूव्ड बैड, यानी बैड डेब्ट्स हो गया है मेरा कितने का
48,000 का। अब कोई भी आराम से समझ सकता है कि 2,64,000 मिलना चाहिए था, 2,64,000 मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें से 48,000 रुपए क्या हो गए, 48,000 हमारे क्या हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए। तो हमें रियलाइज कितना हुआ होगा, हमें मिला कितना होगा, फर्म को कितना मिलेगा ये बताओ। इसको हम लेस कर देंगे तो कितना आएगा मेरा 6, ये हो गया 1 और ये 2,16,000 ही रियलाइज होगा हमारा। तो 2,16,000 रियलाइज होगा तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी सर, इसकी जनरल एंट्री बनेगी क्योंकि फर्म को पैसा रियलाइज हुआ होगा, पैसे मिले होंगे, तो क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और कितने अमाउंट से, 2,16,000, 2,16,000। मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, आपको ना रियलाइज वैल्यू के बारे में सोचना है। रियलाइज वैल्यू का मतलब देखो, रियलाइजेशन बना रहे हैं तो क्या सोचेंगे हम कि भैया कितना पैसा मिला, कितना पैसा आया, रियलाइज कितने में हुआ, आपको सिर्फ वो देखना है। सारी कैलकुलेशन आपको रफ में कर लेना है कि कौन सी कितनी वैल्यू थी और कितना आपको नहीं मिला, वो लेस कर दिया, जो मिला वो रियलाइज वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसमें भी सीखा था, ए ने जितने में लिया वो ले लिया और जितना फर्म ने रियलाइज किया वो ले लिया। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं पॉइंट में, आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, लिखा है बिल्डिंग बुक वैल्यू 5 लाख सोल्ड फॉर 8 लाख। वो लिखा है एक 5 लाख रुपए की बिल्डिंग है जिसको कि बेच दिया गया 8 लाख रुपए में। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया जितने से रियलाइज हो गया ना जनरल एंट्री उतने से होगी। तो फर्म ने 8 लाख में बेचा है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना, 8 लाख, जितने में रियलाइज हुआ एंट्री कर दिया हमने। लेकिन इसके बाद कुछ और भी बोला है, थ्रू अ ब्रोकर, एक ब्रोकर के द्वारा हमने इसको बिकवाया था। ब्रोकर कौन होते हैं, जिनके द्वारा हम बिकवा रहे होते हैं। ठीक है, हु चार्ज 2% कमीशन, उसने भी 2% कमीशन ले लिया। तो अब 2% कमीशन फर्म को देना पड़ा होगा, तो कमीशन तो फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो 2% इसका कमीशन निकालो, 8 लाख का यदि मैं 2% निकालूं तो 16,000 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 16,000 फर्म की तरफ से क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना हो गया, 16,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख वाज गिवन टू अ क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब बात समझने वाली है, यहां पे क्या हुआ है, इस पॉइंट में क्या रखा है, एक मशीनरी है, मान लो ये मशीनरी है, कोई मशीनरी है, ये मशीनरी क्या हुआ, वाज गिवन टू अ क्रेडिटर्स, ये मशीनरी ना एक क्रेडिटर्स को दे दिया गया। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको हमें पैसा देना होता है। यानी फर्म की लायबिलिटीज थी, फर्म की लायबिलिटीज असट से खत्म हो रही है, ये असट्स है फर्म के लिए और ये फर्म की क्या है, लायबिलिटीज है, ये फर्म की लायबिलिटीज है। ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, उन्होंने ये असट 20% लेस करके लायबिलिटीज को दे दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, असट से लायबिलिटीज कवर आउट हो रहा है, यहाँ पे आगे कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब फुल सेटलमेंट हो गया। यानी फर्म को किसी को पैसा चुकाना था तो फर्म ने कहा ले भैया ये मशीन पड़ी है ले जा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, असट से लायबिलिटीज कवर हो रहा है, असट से लायबिलिटीज क्या हो गया, कवर हो गया, फुल्ली कवर्ड हो रहा है। उसके बाद कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, तो आप समझना फुल सेटलमेंट हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, जब किसी असट से किसी लायबिलिटीज की कवर्ड हो जाता है, फुल्ली कवर्ड हो जाता है, यानी फुल सेटलमेंट हो जाता है, यानी अब कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है फर्म को, तो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, यानी फर्म के पास से कुछ भी नहीं गया, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अरे सिंपल सा सोच के देखो, आपके ऊपर कोई कर्जा था और आपके पास ना कोई असेट्स पड़ा हुआ था, मान लो कोई एलईडी टीवी थी, वो कर्जा लेने आया ना, आपने कहा भैया ये टीवी ले जा और छोड़ दे, ठीक है, कर्जे के बदले में वो आपकी टीवी ले गया, तो इसका मतलब आपकी असेट्स गई और लायबिलिटीज खत्म हो गया। असेट्स और लायबिलिटीज दोनों ने एक दूसरे को कवर कर लिया, तो इसमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम अमाउंट से हो गया होगा। क्लियर हो गई बात, तो यहाँ पे हमारी कोई भी जनरल एंट्री नहीं होगी। आगे देखते हैं, आगे बता रखा है, फिफ्थ पॉइंट आपको दिख रहा होगा, उसमें बोल रखा है क्या,
इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 40,000 रियलाइज एट 150%। इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू 40,000 थी, यानी एक इन्वेस्टमेंट है, एक हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट कितने की है? 40,000 की। वो रियलाइज हुआ है कितने से? वो रियलाइज हुआ है 150%, यानी 150% से रियलाइज हुआ, यानी 150% पैसा मिला है हमारा। तो 40,000 का 150% निकालेंगे तो 60,000 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो, 40,000 का 150% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60,000, यानी कितने से रियलाइज हुआ? 60,000 से वो इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुआ। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट रियलाइज 60,000 से हुआ, तो आपको जनरल एंट्री क्या होगी आपकी? आपके पास पैसा आया होगा, नहीं फर्म के पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों आपको पता है असेट्स का नाम नहीं आना, असेट्स लाइफ के सारे ट्रांसफर हो चुके हैं, सारे रिलेशन अकाउंट से दिखाएंगे हम। कितना हो गया? 60,000 एंड 60,000। क्लियर हो गई बात? और पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या रखा है? एल अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वाज गिवन अ रेम्युनरेशन ऑफ 10,000। एल एक पार्टनर है, एल कोई पार्टनर है, ये एल है, ठीक है, ये कोई पार्टनर है। वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस, उसको डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए, मतलब जब फर्म डिसॉल्व हो रहा था ना, उसका कार्यभार उस एल को दिया गया कि भाई तुझे डिसॉल्व करना है, ठीक ना, डिसॉल्व के में प्रोसेस में जो भी काम होगा वो तुझे हैंडल करना है। ठीक है, लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वाज गिवन अ रेम्युनरेशन ऑफ ₹10,000, जिसके लिए उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे फर्म के द्वारा। समझ में आ रही बात? तो एल पार्टनर है, एल पार्टनर है, और ये डिसोल्यूशन का एक्सपेंस किसको दिया जाएगा? एल को मिलेगा। तो सबसे पहली बात इसकी जर्नल एंट्री, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? एल पार्टनर है जिसको कि डिसोल्यूशन प्रोसेस का काम इसी को दिया गया है, जिसके बदले में इस एल को क्या मिल रहा है? रेम्युनरेशन मिल रहा है। किसी विशेष कार्य के लिए मिलने वाला जो पैसा होता है ना, उसको रेम्युनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक विशेष कार्य दिया गया है कि भाई डिसोल्यूशन प्रोसेस तुझे करवाना है, जिसके बदले में फर्म इसको कितने रुपए देगी? फर्म इसको 10,000 रुपीज देगी। तो फर्म के लिए तो खर्चा ही है ना भाई। ठीक है, हम कभी भी कोई जनरल एंट्री करते हैं तो बिजनेस के बिहाफ पर सोचते हैं, फर्म के बिहाफ पर सोचते हैं, तो फर्म के लिए तो खर्चा है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 10,000 ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे आते हैं। अगला पॉइंट आप लोग को दिख रहा होगा, P a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 7,000। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने अलग अलग क्वेश्चन में से पॉइंट उठाए हैं ताकि आपको वो समझ में आने लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है, एक पॉइंट लिया है कि एक P नाम का पार्टनर है, P एक पार्टनर है, ये P है, P एक पार्टनर है, was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration। इसको क्या काम दिया गया? डिसोल्यूशन प्रोसेस का काम दिया गया, समझ जाना, शॉर्टकट लिख रहा हूं, जिसके लिए इसको रेम्युनरेशन मिल रहा है। कितना रेम्युनरेशन मिल रहा है? 7,000। ठीक है, P एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, और डिसोल्यूशन एक्सपेंस P को ही बियर करना है। याद रखना, 7,000 रुपए इसको रेम्युनरेशन दिया जा रहा है डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए, और ये क्या कर रहा है? ये बियर ऑल डिसोल्यूशन एक्सपेंस, एक्सपेंस भी इसी को बियर करना है, याद रखना। ठीक है, एक पार्टनर है, पार्टनर को दिया गया भाई डिसोल्यूशन का काम तुझे कर संभालना है, तुझे देखना है, जिसके लिए फर्म आपको 7,000 रुपए पे करेगी। और हाँ, ये भी बोल दिया गया है कि अब जो भी खर्चा होगा ना डिसोल्यूशन का, वो आपको ही बियर करना है। ठीक है, तो ये खर्चे भी इसी को बियर करने हैं। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4,000 वर पेड बाई P, और एक्चुअल एक्सपेंस जो पे किया गया 4,000 बाई P ने ही खर्चा किया। देखो, खर्चा तो इसी को बियर करना था और इसी ने खर्चा बियर किया है, तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। माइंड में फिट कर लो, फर्म की तरफ से तो सिर्फ 60,000 जाएंगे ना,
फर्म ने तो कहा भाई 7,000 रुपए मिलेंगे, अब खर्चा पानी तुझे देखना है, तू चाहे 2 रुपए खर्चा कर ले, 10 रुपए खर्चा कर ले, चाहे कितना भी कर ले। तो फर्म, आप तो जनरल एंट्री करोगे तो क्या सोच के करोगे, आप कभी भी जनरल एंट्री करते हो तो फर्म के बिहाफ पर करते हो। तो फर्म के बिहाफ पे आप जब जनरल एंट्री करोगे तो फर्म की तरफ से कितना पैसा जा रहा है, सिर्फ 7,000 जा रहा है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है। और किसको पे किया जाएगा, पी पार्टनर है इसलिए पी कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा। 7,000 और इस 7,000 में अब वो खर्चा चाहे 3,000 कर दे, 2,000 कर दे, क्योंकि खर्चे सारे उसी को बियर करने हैं। फर्म से इस बात की सहमति, भाई हम 7,000 रुपए देंगे तुझे, ठीक है, और सारे खर्चे अब तुझे बियर करने होंगे डिसोल्यूशन के, ठीक है। तो जब सारे खर्चे इसी को बियर करने और इसी ने खर्चा किया तो इसकी कोई एंट्री की जरूरत नहीं है, इसकी नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये तो अपने अकाउंट से पेमेंट करेगा, तो इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होने वाली। फर्म की तरफ से सिर्फ 7,000 खर्चा बनता है तो 7,000 दिखाया जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, पॉइंट मैंने अच्छे वाले लिए हैं, आपको ध्यान से समझना है बस, ठीक है। एंड अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। इसी तरीके से एन एक पार्टनर है, इसको डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए, डिसोल्यूशन प्रोसेस का काम इसी को दिया गया है। फॉर विच ही वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन, जिसके लिए इसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है। रेम्यूनरेशन मिल रहा है कितना, इसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है 9,000 का। एंड एग्रीड टू बियर ऑल द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, और ये इस बात पे सहमत है कि डिसोल्यूशन का एक्सपेंस यही बियर करेगा। ऑल डिसोल्यूशन एक्सपेंस बियर बाई एन के द्वारा ही बियर होना है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4,000 वर पेड बाय द फर्म, लेकिन 4,000 का एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है। एक्चुअल एक्सपेंस कितने का हुआ है, 4,000 का, लेकिन ये 4,000 किसने बियर किया, बियर बाई फर्म ने पे किया, जबकि करना किसको चाहिए था, एन को करना चाहिए था। समझ में आ रही बात, यानी इस क्वेश्चन में ये समझ में आ रहा है कि एन को जिम्मेवारी दी गई थी, भाई फर्म को डिसॉल्व करने का काम तुझे दिया जा रहा है, और भैया तुझे 9,000 रुपए रेम्यूनरेशन मिलेंगे, अब सारे खर्चे तुझे करने होंगे। लेकिन जब खर्चा हुआ ना तो फर्म को पे करना पड़ा, यानी यहाँ पे खर्चा किसका है, खर्चा होना चाहिए था पार्टनर का, लेकिन पे किसने किया, फर्म ने। तो फर्म के तरफ से पैसा गया होगा ना, तो बाद में पार्टनर से क्या करेगी फर्म, पैसा चार्ज करेगी ना। तो याद रखना यहाँ पे सबसे पहली बात, सबसे पहले तो ये रेम्यूनरेशन खर्चा है फर्म के लिए, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट 9,000। लेकिन खर्चे तो एन को बियर करने थे, लेकिन खर्चा किसने दे दिया, फर्म ने बियर किया। कितना, 4,000 का, एक्चुअल खर्चा 4,000 का हुआ और फर्म ने बियर किया, तो फर्म के पास से पैसा गया होगा, फर्म के पास से पैसा गया होगा, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितना गया होगा, 4,000। लेकिन ये खर्चा किसको करना चाहिए था, एन को करना चाहिए था, इसलिए फर्म एन से लेगी वापस पैसा, तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, कितने से, 4,000 से, क्योंकि आपको पता है पार्टनर से यदि पैसा चार्ज करेगी ना फर्म, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेगी, डेबिट। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, मैंने जानबूझ के इसको बगल बगल में लिखा है, ठीक है, दोनों भाई हैं, है ना, दोनों भाई हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें देखो, इसको दिया गया था रेम्यूनरेशन 7,000 का, खर्चे भी इसी को बियर करने था और इसी ने ही खर्चा बियर किया था, तो इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं हुई थी। जब पार्टनर को ही खर्चा बियर करना था और पार्टनर खर्चा बियर कर रहा है, तो उसकी कोई जनरल एंट्री तो होनी नहीं है, फर्म में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई होगी। लेकिन फर्म के पास से 7,000 तो जाएगा ना पार्टनर को, तो उसकी जनरल एंट्री हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, 9,000 फर्म से मिलने वाला है उसको, जिसमें उसी को सारे खर्चे करने हैं, लेकिन खर्चे फर्म ने कर दिए, तो बाद में फर्म से चार्ज करेगी ना भाई कि हमने किया, करना तुझे था, तो इसलिए एक एंट्री और हो गई। क्लियर हो गई बात, आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक पॉइंट और लेते हैं हम बच्चों, देखते हैं आगे लिखा है, क्यू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। क्यू जो है एक पार्टनर है, ये क्यू है, एक पार्टनर है, इसको अपॉइंट किया गया है डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए, डिसोल्यूशन प्रोसेस इसी को करना है, ठीक है। फॉर विच ही वाज अलाउड रेम्यूनरेशन 18,000, जिसके लिए उसको 18,000 रेम्यूनरेशन मिल रहा है।
रेम्यूनरेशन मिल रहा है 18,000 का, ठीक है। उसके बाद क्यू एग्री टू टुक ओवर स्टॉक ऑफ 18,000। अब क्यू ना इस बात पे एग्री हो गया कि वो स्टॉक ले लेगा, रेम्यूनरेशन की जगह पे क्या ले लेगा, वो स्टॉक ले लेगा, वो भी 18,000 का, उसकी वैल्यू भी 18,000 है, ठीक है। क्यू एग्री टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ ₹18,000 एज हिज रेम्यूनरेशन, ठीक है। द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, इस स्टॉक को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जा चुका है। बच्चों आपको पता है जब रियलाइज करेंगे तो ट्रांसफर तो स्टॉक करना पड़ेगा, मतलब ट्रांसफर होगा ही, लाइबिलिटी पे ट्रांसफर होगा ही। तो इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये आपकी हेल्प करने के लिए दे रखा है कि ये स्टॉक रिलेशन अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर किया जा चुका है, ठीक है। तो 18,000 का रेम्यूनरेशन मिला। पहले हम ना इसको सिंपली समझते हैं, इसको मत देखो अभी, अब इसको देखो ही मत। अभी क्या हुआ, क्यू को अपॉइंट किया गया था, क्यू को जो है अपॉइंट किया गया था डिसोल्यूशन एक्सपेंस के डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए, जिसके लिए उसको क्या मिल रहा है, एक्सपेंस मिल रहा है 18,000 का। तो 18,000 का रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो फर्म की तरफ से तो 18,000 क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। 18,000 आई होप समझ में आ गया होगा, पहले तो ये समझ गए। लेकिन क्यू ने क्या किया, क्यू ने स्टॉक ले लिया। तुम्हें पता है कोई पार्टनर स्टॉक ले लेता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। और स्टॉक की वैल्यू कितनी थी बताओ, 18,000, बस इतनी सी बात है। आप ध्यान दो तो आप इसका एक अल्टरनेटिव तरीका भी समझ सकते हो। देखो 18,000 से ही डेबिट हो रहा है, 18,000 से ही रिलेशन क्रेडिट हो रहा है, क्यू भी क्रेडिट हो रहा है 18,000 से, क्यू डेबिट भी हो रहा है 18,000 से। तो ऐसे केस में नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, आप एंट्री नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सेम अमाउंट से आपकी डेबिट हो रही है, वही चीज वही अमाउंट क्रेडिट हो रही है, ठीक है। तो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड भी हो सकता है, क्योंकि 18,000 के रेम्यूनरेशन के बदले में वो 18,000 वाला स्टॉक ही लेकर जा रहा है। लेकिन मैंने आपको ऐसे जनरल एंट्री करके इसलिए बता दिया क्योंकि हो सकता है ये वैल्यू कम ज्यादा होती तो आपको तो दिखाना होता जनरल एंट्री में। तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं भी है क्योंकि सेम अमाउंट से है। क्लियर होगी बात। और देखते हैं पॉइंट, एक दे रखा है आपको, पॉइंट दिख रहा होगा, रिलेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹10,000। एक रिलेशन का एक्सपेंस हुआ है 10,000 का, कुछ नहीं बोला गया है। जब ये बोला जाए ना रिलेशन का खर्चा हुआ है इतने का और कुछ बोला ही ना गया हो, पार्टनर ने किया, किसने किया, तो फर्म ने किया होगा, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। कितना, 10,000, ठीक है। और देखते हैं, और वो लिखा है क्या, रिलेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹5,000 वर पेड बाय ए पार्टनर। वो लिखा है क्या कि एक रिलेशन का एक्सपेंस हुआ है 5,000 का जो कि पार्टनर द्वारा पे किया जा रहा है। क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंसर्न पार्टनर, देखो पार्टनर का नाम ना लिखा रहे ना तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया करो, ठीक है। कितना अमाउंट है, 5,000। हाँ जी सर समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखो अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। अगला पॉइंट क्या रखा है, रिलेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹5,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। बोला था एक रियलाइजेशन का एक्सपेंस हुआ है, एक रियलाइजेशन का एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। रियलाइजेशन का एक्सपेंस हुआ है 5,000 का, वर पेड बाय द फर्म, फर्म के द्वारा पे किया गया है, पेड बाय फर्म है, फर्म ने पे किया है, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, ये जरा ध्यान समझना, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर को देना था, पार्टनर के बदले फर्म ने पे किया है, तो पार्टनर के बदले फर्म ने पे किया है, पार्टनर को करना था, फर्म ने किया, तो पार्टनर से लिया जाएगा, यानी क्या होगी इसकी जनरल एंट्री, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर को देना था और उस पार्टनर के जगह पे फर्म ने पे किया, पेड बाय फर्म लिखा आ जाए ना कभी भी तो समझ जाना फर्म ने पे किया है, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। 5,000 पे किया है, लेकिन पे किसको करना चाहिए था, पार्टनर को, इसलिए पार्टनर को कर देंगे डेबिट, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, ठीक है। आगे चलते हैं,
आगे बोल रखा है अ पार्टनर वाज पेड रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस 7,500 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एक्चुअल एक्सपेंस वर 10,000। बोल रखा है एक पार्टनर है उसको रेम्युनरेशन मिल रहा है इंक्लूडिंग एक्सपेंस, उसको ही एक्सपेंस बियर करना है। ऐसा वाला पॉइंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फिर भी बता देता हूं कि पार्टनर है उसको रेम्युनरेशन मिल रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए। रेम्युनरेशन मिल रहा है कितना? रेम्युनरेशन मिल रहा है 7,500 इंक्लूडिंग एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस भी इसी को बियर करना है, एक्सपेंस बाय हिम यानी इसी को बियर करना है, ठीक है। और 7,500 टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, कितना मिला? 7,500 कि एक्सपेंस डिसोल्यूशन का काम उसी को मिला है। एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है 10,000 का, एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है 10,000। भाई आपको ये सोचना फर्म की तरफ से कितना गया, फर्म की तरफ से कितना गया? 7,500। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फर्म की तरफ से तो 7,500 गया ना, तो आपको 7,500 की एंट्री करनी है। अब वो बंदा चाहे 1 रुपया के पे करे, चाहे 10,000 रुपये पे करे, चाहे 15,000 पे करे, अब उसकी मर्जी, क्योंकि फर्म के बीच उनके बीच में यही एग्रीमेंट हुआ था कि भाई 7,500 रुपये तुझे मिलेंगे, खर्चे तुझे बियर करने पड़ेंगे। और खर्चा वो 10 कर दे, 15 कर दे, 12 कर दे, फर्म की तरफ से क्या गया है? सिर्फ फर्म की तरफ से ये गया, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000, आउट ऑफ द सेड एक्सपेंस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय अ पार्टनर, ठीक है। 8,000 आर पेड बाय द फर्म और 8,000 फर्म ने पे किया। यहां पे क्या रखा है इस पॉइंट में? इस पॉइंट में क्या रखा है? एक डिसोल्यूशन का एक्सपेंस है। बच्चों मेरे ना ये जो नक्शा बनाता हूं उसको जरा ध्यान से समझना। 8,000 का डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, उसमें से आउट ऑफ सेड एक्सपेंस, इस एक्सपेंस में से 3,000 जो है ना वर बॉर्न बाय द फर्म, ये फर्म को बॉर्न करना है, ये 3,000 फर्म को बियर करना है और बचा हुआ पार्टनर बियर करेगा। बचा हुआ यानी 5,000 जो है वो कौन बियर करेगा? पार्टनर, पार्टनर बियर करेगा। लेकिन ये पूरे का पूरा खर्चा जो है ना, ये पूरा खर्चा फर्म ने पे किया है। अभी ये पूरा खर्चा किसने पे किया है? फर्म ने एक्सपेंस पे किया है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रखा है। तो आपको सिंपल सी बात है कि आप जब देखोगे तो फर्म की तरफ से तो खर्चा क्या है, क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। फर्म के पास से टोटल खर्चा जो है वो 8,000 का गया है, लेकिन फर्म का कितना खर्चा माना जाएगा? फर्म का खर्चा माना जाएगा 3,000 और 5,000 पार्टनर का माना जाएगा। कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? 5,000 से। तो ये आपकी जर्नल एंट्री बनेगी। जरा ध्यान से समझ लो। देखो 8,000 का टोटल खर्चा था, 3,000 फर्म का बनता है ना, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट 3,000, फर्म के लिए तो खर्चा 3,000 है और बाकी खर्चा पार्टनर का है 5,000। तो पार्टनर यदि बियर करेगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। लेकिन फर्म ने टोटल खर्चा खुद बियर पे कर दिया, इसलिए बैंक फर्म के बैंक अकाउंट से कितने गए होंगे? 8,000, जिसमें से कि 5,000 पार्टनर से ले लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी जनरल एंट्री होगी। आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं। बोल रखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000। बच्चों ध्यान से सुनना, जितने पॉइंट लाया हूं ना मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वाले लाया हूं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुआ है कितना? 8,000 का। फोकस करना है, बस ध्यान से समझते रहना है। 8,000 का डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुआ है। 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, 3,000 बॉर्न करना है किसके द्वारा? बाय फर्म, ये याद रखना। एंड द बैलेंस बाय अ पार्टनर, बैलेंस बाय अ पार्टनर यानी 5,000 किसके द्वारा है? पार्टनर के द्वारा, पार्टनर बियर करेगा 5,000। अब यहां हुआ क्या है? द एक्सपेंस वर पेड बाय द पार्टनर, लेकिन ये खर्चा किसने पे किया है? एक्सपेंस पे किया है बाय पार्टनर। समझ में आ रही बात? अब जरा ध्यान देना, खर्चा पार्टनर ने क्लियर किया है, ये टोटल 8,000 रुपये पार्टनर ने दिया, लेकिन जिसमें से 5,000 तो उसको खुद ही देना था, पार्टनर को तो 5,000 देना ही था ना। तो पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने ही दे दिया, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, इस 5,000 की कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन फर्म का खर्चा 3,000 वो तो पार्टनर ने बियर कर दिया है, तो फर्म की तरफ से जो खर्चा हुआ, फर्म का जो खर्चा था पार्टनर ने कर दिया, तो पार्टनर को तो ये 3,000 मिलेंगे ना। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली अमाउंट ऑफ 3000, सिर्फ 3000 से एंट्री होगी, क्योंकि हम जो जनरल एंट्री करते हैं वो फर्म के बिहाफ पर सोच कर करते हैं। तो फर्म के ऊपर लाइबिलिटीज कंसर्न पार्टनर पे कितनी बन रही है, 3000 की, कंसर्न पार्टनर को 3000 पे मिलेंगे। ये 5000 की एंट्री क्यों नहीं हुई, क्योंकि 5000 पार्टनर को ही बियर करना था, पार्टनर ने ही बियर किया। यदि पार्टनर का खर्चा पार्टनर ही पे करे तो उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्म में कोई इफेक्ट नहीं हुआ होगा उसका, समझ में आ रही बात। लेकिन फर्म का खर्चा पार्टनर ने किया ना, तो फर्म तो 3000 से करेगी ना उसके अकाउंट को क्रेडिट, इसलिए ये जनरल एंट्री होगी हमारी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000 वर टू बी बोर्न बाय एंड पेड बाय पार्टनर। अब जरा ध्यान देना, ये भी वही इसी का भाई है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलो या डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है 5000 का, वो लिखा है बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर। पार्टनर ने ही बियर किया है, पार्टनर ही बियर कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहा है। जब पार्टनर ही बियर करेगा, पार्टनर ही पे करेगा, तो फर्म में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसमें क्या होगा, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वो लिखा है क्या, एक्स द पार्टनर इज पेड रेम्युनरेशन 5000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक्स जो कि पार्टनर है, उसने उसको रेम्युनरेशन मिल रहा है 5000 का डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के लिए। ठीक है, पार्टनर है कौन, एक्स है। ठीक है, और डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए उसको रेम्युनरेशन मिल रहा है कितना, 5000 का। फिर फुल स्टॉप है बच्चों, फुल स्टॉप है, यानी ये पॉइंट यहीं पे खत्म है। ठीक है, तो एक्स एक पार्टनर है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस मिल रहा है, उसके डिसोल्यूशन एक्सपेंस इसी को बियर करना है, जिसके लिए उसको रेम्युनरेशन मिल रहा है 5000 का। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसलिए मैं पूरा पूरा नहीं लिखता हूँ, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। तो 5000 मिल रहा है उसको, तो डिसोल्यूशन फर्म की तरफ से तो 5000 गया था, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। यहाँ नाम लिखा हुआ ना, इसलिए एक्सेस कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं मैं, नाम नहीं लिखा होता था इसलिए कंसर्न पार्टनर्स लिखते थे। कितना हो गया, 5000। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक फुल स्टॉप के बाद भी कुछ लिखा है, रिलेशन एक्सपेंस 8000 आर मेड बाय द फर्म। 8000 रुपए का एक रिलेशन खर्चा हुआ जो कि फर्म ने पे किया, तो इसकी एंट्री अलग से करेंगे आप। क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 8000, ये अलग पॉइंट था। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है। एक पॉइंट और देख लेते हैं, इसमें लिखा है रिलेशन एक्सपेंस ऑफ ₹5000 वर टू बी बोर्न बाय एक्स अ पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय वाई। यहां पे वो लिखा है कि एक रियलाइजेशन का एक्सपेंस है, एक रियलाइजेशन का एक्सपेंस है कितना, 5000, जो कि एक्स को बियर करना था, जो कि फर्म का पार्टनर है, एक्स को बियर करना था, यानी एक्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करना था, डेबिट करना था। ठीक है, जबकि पे किसने कर दिया, इसको पे कर दिया है वाई ने, पे कर दिया किसने, वाई ने पे किया है, वाई ने पे कर दिया। ठीक है, तो यहां तो फर्म का काम आया ही नहीं, एक्स को पे करना था, वाई ने पे कर दिया। तो बाद में क्या होगा, जब हिसाब किताब होगा तो वाई को तो वापस पैसे मिलेंगे ना, और एक्स से क्या किए जाएंगे, लिए जाएंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स से लिया जाएगा पैसा और वाई को दिया जाएगा, क्योंकि खर्चा इसका था, कर दिया उसने, तो वाई को मिलेगा ना वापस, इसलिए वाई के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे 5000। तो आई होप बच्चों आप लोगों को जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी कि हमें डिसोल्यूशन के केस में किस तरीके से जनरल एंट्री करनी है। ठीक है बच्चों, तो मैंने अपने तरफ से मैंने वो पॉइंट अच्छे वाले पॉइंट लिए जनरल एंट्री में, जिसमें कि बच्चों के डाउट्स होते हैं, स्टूडेंट डाउट्स में रहते हैं, ज्यादातर क्वेरीज आती है। ठीक है, आप लोगों को कभी लगता हो कि सर इसकी भी जनरल एंट्री बता दो, तो आप ना कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी क्वेरीज है ना उसको लिख दिया करो कि हमें इसकी भी जनरल एंट्री बता दो, तो मैं आप लोगों को कमेंट में ही उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से सिलेक्ट कर लेता हूं, हो सकता है भाई इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं जनरल एंट्री में, आपको भी पता है, सिलेक्शन करना थोड़ा आसान काम नहीं होता, सिलेक्ट करके निकालना टफ काम होता है। इसलिए जो अच्छा लगा मेरे को, मुझे ऐसा लगा कि इसकी क्वेरी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए मैंने उन जनरल एंट्री को आपको इस वीडियो के द्वारा समझाने की कोशिश की है। तो कमेंट में जरूर लिखिए कि यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो
तो आप कमेंट में लिखिए कि सर इसकी जर्नल एंट्री बता दो। मेरी तरफ से पूरे एफर्ट रहेगी आप लोगों के साथ, मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूं और अच्छे अच्छे लेक्चर लेकर आने ही वाला हूं, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे, आगे इसका लेजर बनाना सीखेंगे, यानी रिलेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फाइनल सेटलमेंट के लिए कैश और बैंक अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बच्चों याद रखना इस चैप्टर में से जर्नल एंट्री आती है, इसलिए जर्नल एंट्री की पूरी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसलिए मैंने जर्नल एंट्री वाले सिलेक्ट किए और आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।